एक चीज़ होती है THI, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। टेम्परेचर अगर कम भी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो बर्ड ने हीट स्ट्रेस में जाना है। जानवरों का इलाज करना क्या आसान है? मेरा बड़ा अच्छा सा एक लिटमस टेस्ट था कि इफ समबडी वॉमिट्स ऑन मी और वो बंदा है तो मेरी उससे लड़ाई हो जाएगी, जानवर होगा तो मुझे उस पर प्यार आ जाएगा। इसमें हमारे पास टूल्स होती हैं। एनिमल ने हमें बोल के नहीं बताना कि पेट में दर्द है, बट जब हम पेट पे हाथ लगाएंगे तो वो पेन फील करेगा। कुछ जोन सा रीजन इफेक्टेड होता है, हम उसको टच करते हैं, वहाँ पे लिम्फ नोड्स भी स्वॉलन होती हैं। दैट इंडिकेट्स। जानवरों में भी ऐसा होता है कि उनका भी स्किन का डॉक्टर डिफरेंट होगा, तो ये किस तरह आप डील करते हैं? दी ओनली वन इन पाकिस्तान जिसके पास इक्विपमेंट भी है और वेट्स में कर भी सकते हैं। जो लोग पेट रखना चाहते हैं तो उन्हें कौन से पेट्स घर में रख लेने चाहिए? कैट्स जो हैं वो कुछ साइकाइट्रिस्ट आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप कैट रखें, क्योंकि वो इतनी अच्छे आपके फेरोमोन्स को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, ये काफ़ी एक्सपेंसिव काम भी है, कोई भी पेट रखना इतना सिंपल नहीं है, काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। एक डॉग है, आपने 5 लाख का कुत्ता ले लिया, 2 लाख का आपने उसको खाना खिला दिया, 6 महीने बाद उसने 10 बच्चे दे दिए, तो वो 10 बच्चे 5-5 लाख के बिके, आप तो प्रॉफिट में आ गए ना। जैसे आपके घर में चूहा आ जाता है तो वो पूरे मोहल्ले में चूहा आ जाता है, फिर आपके नेबर्स में और आगे नेबर्स में सब में जाता है। फेरोमोन्स और अल्ट्रासोनिक स्पीकर्स होते हैं, वो अपने एरिया में जहाँ पे भी चूहे हैं वहाँ पे लगा दो तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड इतनी इरिटेटिंग होती है। बहुत सारे घरों में पेट्स रखने का बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर हम पेट्स को प्रॉपर वे में नहीं रखते तो वो किस तरह हमें और हमारे बच्चों को बीमार कर देते हैं। अक्सर घरों में ये कहा जाता है कि बिल्ली का बाल अगर किसी भी बच्चे के नाक में या मुंह में चला जाए तो वो उसके लिए डेथ का सबब भी बन सकता है। तो इस बात की क्या रियलिटी है? इसी पॉडकास्ट में आपको डॉग से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो वेट के दी बेस्ट डॉक्टर हैं और पाकिस्तान के पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो कि एंडोस्कोपिक और ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट्स भी करते हैं जानवरों का। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर अली। आज का टॉपिक और आज का पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वेट डॉक्टर पहली दफ़ा हमारी साइट पे आए हैं और इंसान तो अपनी बीमारी बता देते हैं, वो उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या वो किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो तो वो बहुत इजीली बता देते हैं और डॉक्टर के लिए डायग्नोस्टिक भी बहुत आसान हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जानवरों का इलाज करना क्या आसान है? क्योंकि वो बता नहीं सकते, और आप इस फील्ड में कैसे आए? लाइक शौक था? ओके बड़ा आपने इंटरेस्टिंग 2-part क्वेश्चन पूछा है। लेट्स एड्रेस द सेकंड वन फर्स्ट। मुझे शुरू से शौक था, आई ऑलवेज लव्ड एनिमल्स और बचपन से ही 90% ऑफ माई टाइम वॉज स्पेंट एनिमल्स के साथ। घोड़ा, बकरी, भैंस, कोई भी मुझे मिल जाए मैं उसके साथ एंगेज होता था। एंड आफ्टर दी FSC ऑफ कोर्स एवरीबडी थिंक्स के जी आपने FSC प्री मेडिकल किया तो यू हैव टू गो इनटू मेडिकल और MBBS डॉक्टर बनना है। बट मेरा बड़ा अच्छा सा एक लिटमस टेस्ट था कि इफ़ समबडी वॉमिट्स ऑन मी और वो बंदा है तो मेरी उससे लड़ाई हो जाएगी, जानवर होगा तो मुझे उस पर प्यार आ जाएगा। अच्छा, ओह माय गॉड, अमेजिंग। लेकिन आपने ये क्यों सोचा कि कोई आप पे वॉमिट ही करेगा? मतलब क्यों करेगा? That happens, like आप किसी भी वार्ड में चले जाएं तो उल्टियां ही चल रही होती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका पॉइंट था। तो यस, एंड मेरा मेरिट था, आई डिड वेरी वेल इन द एग्जाम्स, तो बट अगेन आई चोज कि मैं DVM में आऊँ और देन अगेन पैशन था तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सक्सेस भी दी। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन कि कैसे, एक तो आसान नहीं होता, दैट्स फ्रॉम एस्टैब्लिश फ्रॉम द गेट गो। और इसमें हमारे पास टूल्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि एनिमल ने हमें बोल के नहीं बताना कि पेट में दर्द है, बट जब हम पेट पे हाथ लगाएंगे तो वो पेन फील करेगा। हमारे पास स्टेथोस्कोप होता है, हम उससे उसके दिल की धड़कन, उसके सांस की आवाज़, इवन इंटेस्टाइन्स और स्टमक, जोन सा ऑर्गन बॉडी में मूव करता है अपने फंक्शन के लिए, दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड। हम उसको सुनते हैं, हमें नॉर्मल एबनॉर्मल का अंदाज़ा हो जाता है, तो वो एक डायग्नोस्टिक टूल ऑन द स्पॉट हमें पता लग जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हॉर्स आ जाए और उसके पेट में दर्द हो, मैं उसको स्टेथोस्कोप लगाऊंगा उसके पेट पे, उसकी इंटेस्टाइन्स लार्ज और स्मॉल की डिफरेंट साउंड्स आएंगी, उनसे मुझे पता लगेगा कि अच्छा ठीक है ये किस रीजन में मसला है कि ये नॉर्मल से हट के साउंड दे रहा है या साउंड नहीं दे रहा, देन इट मीन्स कि वो और भी परेशानी की बात है कि कॉन्स्टिपेशन है और वॉट एवर द केस इज़। तो और साथ में पैल्पेशन अपने अल्लाह ने हाथ दिए हुए हैं तो हम उसको टच करके जहाँ से कोई पेन होती है, जहाँ पे कोई ऑर्गन आप फील कर सकते हैं, जहाँ पे लिम्फ नोड्स होती हैं, जिस तरह टॉन्सिल्स होते हैं ना हमारे,
आपका गला ख़राब हो, आप टच करते हैं, दे आर स्वोलन, आपको पता लग जाता है ओके अब गला ख़राब है, टॉन्सिल्स बन रहे हैं। इसी तरह पूरी बॉडी में डिफरेंट लिम्फ नोड्स होती हैं टॉन्सिल की तरह की, तो वो जोन सा रीजन इफेक्टेड होता है हम उसको टच करते हैं, वहाँ पे लिम्फ नोड्स भी स्वोलन होती हैं, दैट इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कुछ चल रहा है इस रीजन में। तो वो रूल आउट होती जाती हैं चीज़ें एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ। आपको कितना टाइम हो गया? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 10 years हो गए। माशाल्लाह 10 साल से आप इस फील्ड में। यस। डॉक्टर अली, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है ना कि डिफरेंट डॉक्टर्स फॉर डिफरेंट डिजीजेज फॉर डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स, तो क्या जानवरों में भी ऐसा होता है कि उनका भी स्किन का डॉक्टर डिफरेंट होगा, स्टमक का डॉक्टर डिफरेंट होगा और न्यूरो डिफरेंट होगा, तो ये किस तरह आप डील करते हैं? ओके, दिस इज़ वेरी पिक्यूलियर थिंग अबाउट हमारी जो भी फील्ड है वेटरनरी की। हम में FCPS है, MCPS जिस तरह ह्यूमंस में होते हैं इस तरह की नहीं होती। हमारे ना CE पॉइंट्स होते हैं, कंटिन्यूड एजुकेशन पॉइंट्स होते हैं, बट पाकिस्तान में उसका एस्टेब्लिश्ड सिस्टम नहीं है। इफ़ यू गो अब्रॉड, आप UAE में भी नहीं, इवन UK, USA, EU में, यहाँ पे ऐसे होता है कि आप एक वेट बन गए, आपने लाइसेंस ले लिया 5-7 years की जो भी डिग्री है, उसके बाद आप लेट्स सपोज यू वांना गो इनटू इक्वाइन्स, आप घोड़ों की सर्जरी सीखना चाह रहे हैं, तो उसकी एजुकेशन के कंटिन्यूड एजुकेशन के पॉइंट्स होते हैं, वो आपने एक्यूमुलेट करने हैं, एक 15 या 20 पॉइंट्स जो भी उनका मैकेनिज़्म है, आपने क्लासेस लेनी है, आपने सर्टिफाइड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे कुछ लेक्चर्स लेने हैं, और वो इस तरह नहीं है कि हम मुसलसल लगे हुए हैं उस पर ही लगे हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। आपने अपनी नॉर्मल फील्ड चल रही है वो चल रही है, आप कंटिन्यूड एजुकेशन के पॉइंट्स इकट्ठे कर लें, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, उसकी प्रेपरेशन आपने करके वो बोर्ड सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम देना है, दैट्स इट। आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, नाउ यू आर कंसीडर्ड द स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड। मतलब आप हर चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, मतलब Yes. आप हर बीमारी एनिमल से रिलेटेड डील कर सकते एग्जैक्टली हैं। और अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं जिस तरह के मैं हूँ, तो उसमें ये होता है कि आप डर्माटोलॉजिस्ट भी खुद हैं, आप सर्जन भी खुद हैं, आप जो भी करना है आपने खुद ही करना है। अब मेरी सर्टिफिकेशंस हैं डिफरेंट, आउट ऑफ कंट्री में जाता रहता हूँ, तकरीबन हर साल एक चक्कर होता है, और वो वर्कशॉप्स होती हैं हमारी, उसमें मेरे 4-5 CE पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बट क्योंकि पाकिस्तान में उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो आई कांट से कि हाँ जी मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ। टेक्निकली पाकिस्तान में वो सिस्टम ही नहीं है, सो वी कांट से दैट, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्टिफाइड विद ऑर्थोपेडिक्स, एंडोस्कोपी का, आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान जिसके पास इक्विपमेंट भी है और वेट्स में कर भी सकते हैं। अमेजिंग। सो या अच्छा, हमारे पाकिस्तान में लोगों को पेट्स रखने का बहुत शौक है, तो आप बहुत। थोड़ा सा ये बता भी सकते हैं हमारे पॉडकास्ट के अंदर कि अगर लोगों ने आपको अप्रोच करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अगर आपका तो वो भी बता दें। जैसे आप बता रहे हैं कि यू आर द ओनली वन जो एंडोस्कोपिक और ऑर्थोपेडिक एनिमल से रिलेटेड डील करते हैं, तो वो भी आप मेंशन करते हैं। जी, इस तरह है कि हमारी वेबसाइट भी है avh.com.pk, उस पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का होता है कि पूरा स्केड्यूल होता है कि लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि आप 1 वीक बाद मेरे पास आएँ, यू जस्ट लॉग ऑन टू दैट, अपना अकाउंट बना के अपने पेट की इन्फॉर्मेशन दे के आप वहाँ से अपॉइंटमेंट ले लें, विल कॉल यू बैक, मेरे स्टाफ में से कोई ना कोई आपसे मेरा टाइम और वो कंफर्म कर लेगा। और ऑन दी अदर हैंड मेरा फ़ोन नंबर होता है, मेरा 24 घंटे फ़ोन चल रहा होता है, कभी भी कोई कॉल करे ऑलवेज अटेंड, बट वन थिंग इज़ के व्हाट्सएप कैन बी इग्नोर्ड, क्योंकि अक्सर वो बिजी होता है बंदा, तो व्हाट्सएप नहीं मैं सुन पाता, लेकिन सिम पे एवरी टाइम यू कैन कॉल। और 2 क्लिनिक्स हैं, एक बहरिया टाउन में, एक वेलेंशिया टाउन के पास, उधर क्लिनिक के नंबर्स पे भी कॉल हो सकती है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। मैं ना भी हूँ तो क्लिनिक के वर्किंग आवर्स में ऑलवेज एक ना एक कोई ना कोई वेट होता है जो कि एक्सपर्ट होता है, जो कि मेरी एब्सेंस में टैकल कर सकता है प्रॉब्लम्स को। वेरी नाइस। अली, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे मैं बिल्कुल पेट लवर नहीं हूँ, मुझे बहुत वहम है पेट से, मतलब मुझे ऐसा लगता है घर में कोई भी जानवर आएगा सब बीमार होंगे, सब बीमार होंगे। मेरे सामने से बिल्ली भी गुजर जाए तो मुझे डर लगता है, मुझे कोई भी जानवर नहीं पसंद, ठीक है। अब आपको मैं अभी इस टाइम बहुत बुरी लग रही होंगी, आई नो, लेकिन ये रियलिटी है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप जैसे बिल्लियों के बारे में भी कहा जाता है कि बिल्ली का बाल बड़ा ख़तरनाक होता है, उससे बीमारी आती है, तो ये मिथ्स क्या हैं और रियलिटीज़ क्या हैं? ओके, ये चीज़ जो है ना डिबंक करनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इट्स लाइक अ कल्चरल फिनोमेना पाकिस्तान में कि अच्छा जी बिल्ली का बाल, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता है, मैंने कितने लोगों को एलर्जी देखी हुई है। लेट मी एलैबोरेट ऑन दैट। अनलेस आप उससे नेचुरली एलर्जिक हैं कैट हेयर के साथ, दैट्स अनदर इशू, जो कि बहुत कम पॉपुलेशन है, जो कि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हर बंदा कैट से एलर्जिक नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जस्ट वहम कर रहे होते हैं। और अगर कैट के बाल अंदर जाने से मरता होता कोई, दुनिया के सारे वेट्स मर चुके होते हैं, क्योंकि जब हम क्लिनिक पे होते हैं बाल उड़ भी रहे होते हैं, कभी हम शेव कर रहे हैं, कभी ब्रैनुला लगाने के लिए, कभी सर्जरी के लिए, वो नाक में जा रहे हैं, मुंह में जा रहे हैं बाल। तो अगर ऐसा कुछ होता तो मेरा ख्याल कोई भी बंदा इस वक्त बैठा ना होता कि जो कहता है हाँ जी मैं बिल्लियों में काम करता हूँ और मैं जिंदा भी हूँ। तो दैट्स अ मिथ।
अगर आप एलर्जिक हैं, ऑफ कोर्स दैट्स गोना हैपन, आपको एलर्जी होगी। अगर वो आपकी अपनी बिल्ली नहीं भी है घर में, तो बाहर से भी कोई बिल्ली आपके पास से गुजरेगी, उसका बाल आपको टच हो गया, तो एलर्जी ही है। जिस तरह कुछ लोगों को कुछ प्लांट्स के साथ होती है, उसी तरह बिल्ली के बालों से भी उसी तरह वो प्रोटीन्स हैं, उन्होंने बॉडी में आना है, बॉडी ने ओवर रिएक्ट करना है, एलर्जी हो जाएगी। और दूसरा जो है, अगर आपने घर में पेट रखा हुआ है, जिस तरह मैंने घर में एक रेस्क्यू कैट है, छोटा सा मुझे गली से किटन मिला था, मैंने वो रखा हुआ है। आप उसकी हेल्थ मेंटेन करें, उसकी स्किन कंडीशन, उसके शैम्पूज अच्छे यूज़ करें, रेगुलर बाथ्स दें, डेली कॉम करें। अक्सर लंबे बालों वाली बिल्लियों का मसला होता है, उनको फंगस हो जाती है, क्योंकि लोग कॉम नहीं करते, उनको रेगुलर बाथ नहीं देते, मैट्स बन जाते हैं बालों के, उससे मसला होता है स्किन का। अगर आप उन चीज़ों को कवर्ड रखें, उसकी वैक्सीनेशन, उसकी डिवर्मिंग अप टू डेट रखें, देयर इज़ नो इशू। आप बिल्कुल नॉर्मल कैट के साथ रह सकते हैं, अगर आपका यानी नेचुरली स्ट्रे कैट भी रख सकते हैं आप। बिल्कुल। बल्कि आई वुड प्रेफर कि लोग हम स्ट्रे कैट्स रखनी शुरू करें। दे सफ़र अ लॉट, बाहर जिस तरह होती हैं, कभी कोई इनको कुत्ता मार देता है, कभी कोई गाड़ी टक्कर मार देती है। हाँ, मैंने भी देखा था, एक तो किटन यस, को डॉग ने बस उसकी गर्दन से ही दबोच लिया था। और वो हाँ, क्योंकि मेरे पास रेस्क्यू वर्क में करता हूँ, तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई इस तरह का केस आ रहा होता है, एंड इट्स रियली हार्ट ट्रेनिंग। लाइक बीइंग एन एनिमल लवर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी मेंटल हेल्थ को साथ लेके चलना अपनी फील्ड के, क्योंकि इट टेक्स अ टॉल ऑन यू ऑलवेज। डॉक्टर अली, इसके अलावा और क्या मिथ्स हैं? मतलब जैसे बिल्ली का बाल तो मुझे पता है ना, मैं बता रही हूँ कि मुझे शायद पसंद हाँ, नहीं है, तो मैं घर में बहाना ये देती हूँ, मर जाओगे सबके सब मरोगे, मत रखो। तो हाँ, इसके अलावा और क्या मिथ्स हैं? जो लोग पेट हम्म, रखना चाहते हैं तो उन्हें कौन से पेट्स घर में रख लेने चाहिए और हम्म। कौन से नहीं रखने चाहिए, और अगर रख रहे हैं तो क्या एहतियात होनी चाहिए? ओके, अब इसमें ना बड़ी बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट ये आपको क्लियर करना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज आप पेट रखना चाह रहे हैं, तो आप उसको टाइम कितना दे सकते हैं, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि जी पिटबुल जो है वो बड़ा जी खतरनाक कुत्ता है, जी रॉटवाइलर है वो तो जीने नहीं देता। वो इसलिए होता है कि जो आप हाईली इंटेलिजेंट डॉग जब रखते हैं, तो उसको एक्टिविटी चाहिए। अगर लेट्स सपोज आप बॉर्डर कॉली रख लें, जो शीप हर्डर डॉग है, उसने दिन में 10 किलोमीटर भागना है, आप उसको रस्सी से अपने गैराज में बांध लेंगे तो वो पागल ही होगा ना। वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालेगा, फिर वो आप पे भौंकेगा, या आपको पंजे मारेगा, या आपको धक्के मारेगा। बाइट भी कर लेता है? और बाइट वो, अच्छा, अब मुझे 10 सालों में आज तक जितनी भी बाइट्स हुई हैं, या तो छोटे जो बिगड़े हुए होते हैं ना टॉय ब्रीड वाले डॉग्स, उनसे हुई हैं, या फिर कोई ऐसे बेचारे का गलती से हो गया। मुझे ना कभी आज तक स्ट्रे डॉग ने काटा है, ना किसी बड़े डॉग ने काटा है। वो ट्राई ज़रूर करते हैं, लेकिन उनकी समझ आ जाती है कि उन्होंने ज़ेन बनाया हुआ है, उन्होंने मुंह बनाया हुआ है। तो छोटे जो डॉग्स होते बेचारे हैं, हम जैसों को समझ नहीं आती, वो तो फिर हाँ, अब आप पेट रख रहे हैं ना, तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। आपको अपना होमवर्क पूरा करना है, आपको पता हो कि आप कौन सी ब्रीड ले रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपने उसको खाना क्या देना है। हमेशा फ्रस्ट्रेटेड एनिमल होता है ना, वो आप पे अटैक करेगा। डॉग के बारे में साथ एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी आवारा कुत्ता है तो इट मीन्स पागल ही है, ऐसा नहीं होता। अब रेबीज़ जो है पाकिस्तान हाई रिस्क रीजन्स में आता है, इंटरनेशनली अगर कैटेगराइज करें, ऑफ कोर्स वो है, लेकिन ये नहीं है कि हर नज़र आने वाला कुत्ता ही पागल है। तो लोग इस तरह करते हैं कि जी डॉग देखा, उसको शूट कर दिया, उसको मार दिया, उसको ये कि जी पागल था। उनका यही होता है, लेकिन वो पागल नहीं होते, वो बेचारे वैसे ही अब क्यूरियस होके आपके पास आ रहे हैं। या एक डॉग है, लेट्स सपोज उसने बच्चे दिए, पास से एक बाइक वाला गुजरा, उसके बच्चे के ऊपर से टायर गुजार गया। अब उस डॉग के लिए हर बाइक वाला जो है वो एक मैनेस है, वो भौंकेगी, वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करेगी। लोग कहते हैं लो जी ये तो पागल होगी, ये तो भौंक रही है, ये तो पीछे भाग रही है, इसको मार दो। इसी तरह अगर कोई गाड़ी वाला साइड मार गया, या इवन अगर जिस तरह मैं हूँ, मेरी गाड़ी है, वो वेलेंशिया और जो क्लिनिक के आसपास के डॉग्स हैं वो पहचानते हैं। बहरिया में मैंने क्लिनिक के बाहर फूड रखा होता है, वो डॉग्स को पता है, वो मेरी गाड़ी को देख के टेल हिलाते हिलाते हल्का हल्का भौंकते मेरे पास आ जाते हैं। अब मैं परेशान हो जाऊँ कि हाँ जी डॉग्स आगे, मैं इनको मार दूँ, वो बेचारे एक्साइटमेंट में भी बोल लेते हैं, उनका हक है कि चलो थोड़ा सा उनको मार्जिन ऑफ एरर देना चाहिए। सिमिलरली कैट्स का भी है कि अब लोग कहते हैं जी हमने कैट ले ली, बर्थडे पे जी गिफ्ट कर दें बच्चों को कैट, ये कर दें वो कर दें, लेकिन इट्स लाइक अ रियल लाइफ। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना कि उसकी जो ज़रूरियात हैं, आपने उसको लीडर ट्रेन करना है, डेली उसकी कॉमिंग होनी है। अगर लंबे बालों वाली पर्शियन कैट है या कोई और इस तरह की, आप अपने बाल ना ब्रश करें एक हफ्ता, उसके बाद कहें कि लो जी मेरे बालों में अटकें क्यों पड़ी हैं, तो फिर आप बिल्ली को क्यों ब्लेम करते हैं जब आप उसको डेली ब्रश नहीं कर रहे और उसके बाल अटक जाते हैं, तो आप कहते हैं गंदी बिल्ली होगी, अब इसको घर से निकाल दो। तो ये चीज़ जो है ना, लोग रियलिस्टिक होके नहीं अप्रोच करते कि हमने पेट रखना है तो उसको क्या करना है। और इसी तरह बर्ड्स जो हैं वो बहुत सफ़र करते हैं टेम्परेचर की वजह से। एक चीज़ होती है THI, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स, के टेम्परेचर अगर कम भी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो बर्ड ने हीट स्ट्रेस में जाना है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं लो जी हमने तो यहाँ पे कूलर लगा दिया है, तो हमारा बर्ड क्यों मर रहा है, या वो उसका मुंह क्यों खुला हुआ है, या वो बीमार क्यों हो रहा है बार बार। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि बाहर से हबस कितनी है, ऊपर से कूलर चल रहा है, उसकी भी हबस हो रही है। सिर्फ हवा दे देना
या उसको खाना डाल देना एक नहीं है। उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसका फिजिकल स्ट्रेस, ये चीज़ें आपने मैनेज करनी होती हैं, जो कि लोग नहीं मेंटली प्रिपेयर्ड होते और फिजिकली प्रिपेयर्ड होते, और फिर एनिमल्स बहुत सफ़र करते हैं। अब आफ्टर द फैक्ट आप उसको लें या ट्रीटमेंट करवा लें, दैट्स अनदर थिंग, बट पेट लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अब आपकी एक कैट है, वो 5 से 7 साल कम से कम एवरेज उसकी लाइफ है, ज़्यादा चलने पे 10-12 साल तक भी जाती हैं। मेरे पास एक पेशेंट है, उनकी 28 साल की बिल्ली भी है। तो अगर आप उसको इतनी लंबी कमिटमेंट को मेंटली प्रिपेयर होके नहीं करते, तो फिर आपकी लाइफ को तो फ़र्क नहीं पड़ता, एनिमल बहुत सफ़र करता है। तो whoever wants to get a pet, they should be mentally prepared कि भाई हमने क्या करना है, उसके खाने का खर्चा, उसका सारी चीज़ें, उसकी मैनेजमेंट कैसे है, आपके पास टाइम है भी या नहीं, ताकि वो जानवर की सफरिंग आपको देखें। आखिरत में भी तो इसका हिसाब देना है। आपने एक ज़िंदा चीज़ को ला के रख लिया, वो सफ़र कर रही है, उसको खाना नहीं टाइम पे मिल रहा, तो ऑफ कोर्स उसने तो अल्लाह से शिकवा करना है, बंदे से तो नहीं बोल के वो कहेगा। बिल्कुल ठीक तो है। इस चीज़ का लोग एस्टिमेट भूल जाते हैं। यानी जानवर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो बेज़ुबान है। एक तो इंसान है ना, वो बता देगा कि यार मुझे अभी फ़िल वक़्त ये चीज़ चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे नहाने की ज़रूरत है, मुझे कहीं जाना है, मैं बोर हो रहा हूँ, या कुछ भी। अब अगर हम पौधों के बारे में कहते हैं कि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, हमें उनका ख़्याल रखना चाहिए, उनको टाइम पे पानी देना चाहिए, तो जानवर भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म है। हम इनकी दफ़ा पे तो हम बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग पे भी जाते हैं, और हम घर में रख के उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे होते हैं। हमें आइडिया ही नहीं होता कि यार उसने खाना नहीं खाया, पूरा-पूरा दिन गुज़र जाता है। मैंने ऐसी भी फैमिलीज़ देखी हैं कि पूरा-पूरा दिन गुज़र जाता है और जानवर बैठा है आपका भूखा। और हालाँकि जानवर तो बहुत लॉयल होते हैं, अगर आप रखें तो वो बहुत लॉयल हैं आपके घर के साथ, अपने लोगों के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर कोई पेट रखना चाहता है तो उससे पहले कहाँ से क्या ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कैसे अवेयरनेस लेनी चाहिए? ओके, अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है, तो आपको ना आप थोड़ा-सा सर्च करें, आपका एल्गोरिदम आपको उस तरह की वीडियोज़ देने लग जाता है। और अक्सर क्या होता है कि वो कुछ उसमें वाक़ई जेन्युइन एडवाइस दे रहे होते हैं लोग, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ़ेक चीज़ें बता रहे होते हैं। इसकी मैं बड़ी छोटी-सी मिसाल दूँगा आपको कि बिल्ली होती है ना, उसके पाँव के दरमियान में यहाँ पे बाल होते हैं पर्शियन कैट्स के। अब हर दूसरी यूट्यूब वीडियो में वो ग्रूमिंग करते हैं, उन बालों को काट देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स फाइन कि वो बाल गंदे हो रहे हैं, आप धो नहीं सकते बार-बार, या कैट जो है वो फिसल जाती है, आपको इरिटेशन होती है उसके बालों से, दैट्स फाइन। बट नेचुरली उन बालों का ये होता है कि वो एक बॉडी का कुशन है। आप अगर 5 साल आपके पास बिल्ली है, हर दफ़ा उसके वो बाल काटते रहें, उसको आर्थराइटिस हो जाएगा। क्योंकि वो जब ओह! भी जंप करेगी, उसका वहाँ पे प्रेशर आएगा छोटे जॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि वो बालों ने जो उसको कुशन देना था वो आपने ख़त्म कर दिया। अब डायरेक्ट उसके नकल्स जो हैं वो नीचे टच हो रहे हैं। जिस कैट की बिल्ड ही इस तरह की है, जो कि वो उसके बाल नहीं होते, उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा-सा मॉडिफाइड होता है, उसका फैट पैट ज़्यादा होता है। और दूसरा ये है कि सर्दी में जब आपने देखा हो कैट एक लॉफ की तरह बैठी होती है, वो उसने नीचे अपने पाँव रखे होते हैं, उनके वो बालों से कवर हो रहा होता है, एक साइड से टेल लाई होती है, और वो इकट्ठा हो के उसका कोई भी बॉडी पार्ट टच नहीं हो रहा होता। आप वो बाल काट देते हैं, उसको ठंड लगने लग जाती है, फिर उसका गला ख़राब होता है, निमोनिया होता है या पेट ख़राब जो भी। तो फिर आप कहते हैं कि लो जी, हमने तो इसको बड़ा अच्छा माहौल दिया हुआ है, बिल्ली क्यों बीमार हो रही है। ये चीज़ एक छोटी सी मिसाल है। इसी तरह आपने अगर गाइडलाइन लेनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पेट लेने से पहले जिस तरह हमारे क्लिनिक पे एक दफ़ा आ जाएं, आपको कौन सा पेट रखना है, आपने उसका कैसा केज बनाना है, अगर कोई केज वाला एनिमल है आपने उसको क्या माहौल देना है, अगर वो खुला फिरने वाला घर में एनिमल है, ताकि आप एक एजुकेटेड एडवाइस लेके तो फिर उसके कमिटमेंट अपनी करें, बजाय इसके कि आप पहले ले लें और बाद में आप मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो कि हमने ये भी करना था, और फिर आप एडॉप्शन पे दें या किसी को ऐसे फ्री में दे दें, और वो आगे जानवर की सारी लाइफ जो है वो ख़राब हो। अच्छा, डॉग को कहा जाता है बहुत वफादार होता है, मर्दों को नहीं कहा जाता, कुत्तों को कहा जाता है। तो मुझे बताएं ये क्यों मशहूर हुआ हुआ है? ओके, डॉग जो है ना, सॉरी। नहीं इट्स फाइन, कुछ मर्द भी कुत्ते होते हैं, वो उसमें ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो मतलब बदल जाता है ना। तो अच्छा, एनीवेज, वफा में ना आप देखें, मैंने ऐसे डॉग्स भी देखे हैं, मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनका नेम नहीं लूँगा, बट वो शिकार पे जाते हैं, ठीक है। उन्होंने शिकार वाले 5-6 कुत्ते रखे हुए हैं। उनको क्या हुआ कि वो अपने डेरे पे बैठे हुए थे, वहाँ से निकले अपनी फसलों का विजिट करने, शिकार के मूड में नहीं थे, कुत्ते साथ थे। तो वाइल्ड जो बोर होता है, जो पिग होता है वाइल्ड, उसने उन पे अटैक कर दिया। 5 कुत्ते थे, 5 के 5 ज़ख्मी हुए, एक की इंटेस्टाइन्स बाहर लटक रही हैं, एक का मुँह फट गया, 2 के दाँत टूट गए, लेकिन उन्होंने उसको मार दिया। बंदा वो बिल्कुल सेफ खड़ा था, उस तक वो पिग नहीं पहुँच सका। वाओ!
2 ऑफ द डॉग्स लॉस्ट देयर लाइव्स ऑन द स्पॉट, और बाकी 3 की मैंने सर्जरी रात को 3 बजे बैठ के की। ओह माय गॉड। और माशाल्लाह वो अभी तक उतने मेरे ख्याल 8 साल का हो गया, 8 साल का एक हो गया, इस तरह करके उनके साथ चल रहे हैं। तो ये इतने वफादार हैं कि ये अपनी जान भी दे देते हैं, गिवन कि आपने उनको प्यार से रखा हो, उसको भी पता हो कि ये बंदा मेरा कंपेनियन है। क्योंकि डॉग्स जो हैं वो आपको इंसान नहीं समझ रहे होते, वो आपको डॉग समझ रहे होते हैं। वो समझते हैं हम भी इसी की तरह ही हैं। ये अगर आप कोई जुल्म भी कर रहे हैं तो वो ये नहीं समझते कि ये इंसान है इसलिए जुल्म कर रहे हैं, वो कहते हैं ये कुत्ता ही इस तरह का है, ये हम पे जुल्म कर रहा है, ये अल्फा है, ये कोई ऐसी बात है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम हॉर्सेस की बात करें, हॉर्सेस भी बहुत बहुत कमाल का वफादार एनिमल है। इवन डॉग से भी वो 2 हाथ आगे होता है। यानी घोड़ा भी लॉयल है। घोड़ा भी बहुत लॉयल है, वाह। अगर आपने रखा हो। रखने पे है, क्योंकि एनिमल अगर फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, वो अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहा है, तो वो बहुत आपका ख्याल करता है। कैट्स जो हैं वो कुछ साइकाइट्रिस्ट आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप कैट रखें, क्योंकि वो इतनी अच्छे आपके फेरोमोन्स को डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि फेरोमोन्स इज़ अ केमिकल जो कि हम स्ट्रेस में हों, हम खुश हों, हम जिस भी मूड में है ना, देयर इज़ अ केमिकल सेंट जो हम एमिट कर रहे होते हैं। और कैट्स और डॉग्स इसको बहुत अच्छा रीड करते हैं। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आपकी कैट आपके पास आके बैठ जाती है, आपको सहारा देती है। आप खुश हैं तो आपके साथ वो उस तरह से खुशी से खेलेगी। तो वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपने पेट रखा हो, क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। अच्छा, जैसे डॉग्स की एक कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने बता दी ना कि ये काफ़ी लॉयल होते हैं, इसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और वो डिफरेंट डॉग्स में वेरी किस तरह करती है? जी, इसमें अपना कुछ वर्किंग डॉग्स होते हैं और कुछ होते हैं जो कि जिस तरह मैंने टॉय ब्रीड्स का पहले जिक्र किया कि वो जस्ट ऑर्नामेंटल डॉग्स हैं, ठीक है। अब एक जर्मन शेपर्ड की आप मिसाल ले लें कि उसमें भी इवन एक ही ब्रीड है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक शो के लिए होते हैं, एक वर्किंग डॉग्स होते हैं, और इस तरह के उनकी 7 से 8 पिछली नस्लें, उनकी जो पेडिग्री होती है उसके हिसाब से उनको ब्रीड किया जाता है। कि लेट्स सपोज हमारे पास 100 डॉग्स हैं, उनमें से 20 डॉग्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा हर्ड करते हैं, शीप इकट्ठी कर लेते हैं एक जगह पे। बाकी 80 जो हैं वो करते हैं लेकिन उस लेवल का नहीं करते। हम उन 20 डॉग्स को पकड़ें, उनकी आपस में ब्रीड करवाएं और उनके बच्चे ले लें। उन बच्चों को अब हम देखें कि उनमें कौन से बेस्ट हैं, हम उसको ले लें। देयर इज़ अ बेल शेप्ड ग्राफ, जो कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले अगर कोई हैं तो उनको पता होगा। उसका जो हमें एक्सट्रीम राइट है ना, उसको लेके 4 से 5 जनरेशन्स में इन ब्रीडिंग करवा के एक स्पेसिफिक लेवल पे इन ब्रीडिंग कोफिशिएंट रख के हम देखते हैं कि ये ब्रीड इस कैरेक्टर के लिए हमें चाहिए, तो वो उसमें पक्की हो जाती है। वर्किंग डॉग जो होगा उसकी ब्रीड ही उस तरह से होगी कि उसमें स्टेमिना होगा, वो भाग दौड़ कर सकेगा, उसको सांस नहीं चढ़ेगा। वो अगर 10 किलोमीटर भागना है तो वो 10 किलोमीटर आपका साथ देगा। अगर आप शो पर्पज़ के लिए रख रहे हैं तो उसकी वो खूबसूरती पे फोकस होगा। स्टेमिना ना भी हो तो उसके बाल बड़े लश होंगे, उसके लंबे लंबे जुल्फ़ें होंगी, उसकी टेल की एक शेप होगी, उसके जॉइंट्स के एंगल्स होंगे, इस तरह की चीज़ें। ये सारा कुछ आता है ब्रीडिंग पे, कि आप किस तरह से ब्रीड कर रहे हो और क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप उसमें स्पेसिफाई करके तो उसको लेके जा रहे हो। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने मुझे बताया कि कैट्स जो होती हैं वो बहुत अच्छा मूड डिटेक्ट करती हैं आपके, और आपके पास आती हैं, आपको सहारा देती हैं और आपका मूड अच्छा करती हैं। इस तरह डॉग्स में भी ये सारी चीज़ें होती हैं? यस, डॉग्स जो हैं वो भी इसी मामले में, जिस तरह आपने शायद देखा हो सर्विस डॉग्स होते हैं, लैब्राडोर्स उसमें बहुत कॉमन है। इवन एपिलेप्सी के जो मरीज़ हैं या कोई और इस तरह के ब्लाइंड्स हैं, उनके जो प्रॉपरली ट्रेंड और ब्रेड डॉग्स हैं, वो उनको ये भी पता होता है कि अब इस बंदे को एपिलेप्सी का अटैक होने वाला है। वो उसके पास जाके पहले ही कुशन देने के लिए उसके सर को बैठ जाते हैं। बहुत से ऐसे डॉग्स होते हैं जो कि आपका लाइक लेट्स सपोज आप ऑफिस से जा रही हैं, आपका मूड बड़ा ख़राब है, आप कहते हैं कि दुनिया सारी फ़ानी है, हमने नहीं किसी से बात करनी। आप घर जाएं, आपको बहुत खुशबाश सा डॉग आए भागता हुआ आपके पास आके, खराब हो जाए। नहीं आपका होगा ना, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं। तो वो आपको इस तरह से मतलब वेलकम करते हैं कि आपके घर वाले भी इवन इतने खुश नहीं होते आपकी शक्ल देख के। तो डॉग्स और कैट्स और ये इवन हॉर्सेस में बहुत अच्छी एक खूबी होती है कि आपका मूड अच्छा भी कर लेते हैं, और आपका ख़राब मूड जो है उसमें आपको जहाँ पे ज़रूरत है कि यार मुझे कोई बुलाए ना, बस कोई पास हो, तो ये वहाँ पे भी आपको रीड करके तो आपके पास रहते हैं कि हाँ ठीक है, आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, हम आपके साथ हैं। वाह, अमेजिंग। अच्छा, ये काफ़ी एक्सपेंसिव काम भी है, कोई भी पेट रखना इतना सिंपल नहीं है, काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, नो? जी जी बिल्कुल। अब इसमें ये देखें ना कि अगर हम सिर्फ कॉस्ट की बात करें तो आप मार्केट में लेने जाएं, आपको 20,000 की भी कैट मिल जाती है। आपको अगर कोई सस्ता डॉग लेने जाएं 10-15 हज़ार का भी मिल जाता है। लेकिन उनकी वैक्सीनेशन ही करने जाएं तो वो 4-5 हज़ार 10,000 इस रेंज में जाती हैं। तो जब आप इसको रख लेते हो ना तो इट्स लाइक अ फैमिली मेम्बर फॉर यू।
फिर आप पैसे नहीं गिनते। अब मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिनकी कैट्स के हम ऑर्थोपेडिक सर्जरीज करते हैं, तो अच्छा खासा वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पूरी केयर हो रही होती है, सर्जरी की कॉस्ट के अलावा बाद में जो खर्चे होते हैं, तो वो क्योंकि उनके लिए बच्चा होता है, उनके लिए ये नहीं होता कि अच्छा ये बिल्ली है, ये इतने किया तो हमने इस पे ही रहना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक ये हमारा बच्चा है, बस हमने इसको पाल लिया तो ये इसी तरह ही हमारे साथ ही है, फैमिली मेम्बर है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है कि आपका जब आप रख लेते हैं तो फिर इट्स नॉट लाइक कि उसकी कॉस्ट क्या है। तो ये जो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनिमल्स पे इन्वेस्ट करते हैं, बर्ड्स पे इन्वेस्ट करते हैं, ये उन्हें पे बैक भी करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस? जी, अभी इसमें ये देखें ना कि पिछले कुछ सालों में टिकटॉक की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से अगर हम बात करें तो डिज़ाइनर ब्रीड्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया। जिस तरह एक बंदा है वो जी देखता है कि एक टिकटॉकर है बड़ा मशहूर है, उसने वो फलानी ब्रीड का एक कुत्ता रखा हुआ है, मैं भी वो रख के उसका पेज बना लूँगा तो जी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मैं भी वायरल हो जाऊँगा। इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीदने वाले लोग होते हैं। अगर आप एक ब्रीड का एनिमल रख रहे हैं, आप उसको बच्चे ले रहे हैं उसके, अगर आपकी कॉस्ट लेट्स सपोज के एक डॉग है, आपने 5 लाख का कुत्ता ले लिया, 2 लाख का आपने उसको खाना खिला दिया, 6 महीने बाद उसने 10 बच्चे दे दिए, तो वो 10 बच्चे 5-5 लाख के बिके, आप तो प्रॉफिट में आ गए ना। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब करना गलत है या सही है, आई एम नॉट गोना एड्रेस दैट टॉपिक, दैट्स लाइक लाइव वायर। तो ओके वो डॉक्टर अली, जैसे हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा किल कर दिया जाता है, टारगेट किलिंग होती है और बड़े आराम से कुत्तों को मार दिया इस फलाने एरिया से और वहाँ से ख़त्म हो गए कुत्ते, तो ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं तो एनिमल एडवोकेसी में मेरी अक्सर लोगों से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मैं ना 2016 से जब से मैंने क्लिनिक बनाया, आई हैव बीन वर्किंग विद द वेलफेयर एस्पेक्ट हमारी फील्ड का जो है। 2017 में आई वाज द ओनली वन जो लाहौर में CNVR कैप्चर न्यूटर वैक्सीनेट रिलीज़, इसको TNR भी कहते हैं, ट्रैप न्यूटर रिलीज़ प्रोग्राम कर रहा था इस्तांबुल में, जिस तरह टर्की में करते हैं ना वो, कि जो भी स्ट्रे पॉपुलेशन है एक स्पेसिफिक एरिया की, उसको पकड़ा, उसको वैक्सीनेट किया, उसकी सर्जरी करके उसको स्प्रे न्यूटर जो भी करना है वो करके तो वापस वहीं पे छोड़ दिया। वो अपनी एक लाइफ गुजारेगा, एग्रेसिव नहीं होगा क्योंकि उसने बच्चे नहीं देने, उसने हीट पे नहीं आना, उसका ब्रीडिंग सीजन नहीं होना, तो वो बड़ी अच्छी लाइफ एनिमल गुजार लेता है और वो वैक्यूम नहीं क्रिएट होता। और लोग जो हैं अब इस तरह करते हैं कि जी कुत्ता नज़र आया जी, लेट्स सपोज एक ब्लॉक है सोसाइटी का, उसमें 10 डॉग्स हैं, उन्होंने पकड़ के उनको शूट कर दिया। अब जो डॉग उधर रह रहे थे उनको तो आपकी रूटीन का पता है ना कि ये बंदा हमें पसंद नहीं करता, इसने सुबह 8 बजे ऑफिस जाना है तो यहाँ से साइड पे हो जाइए वरना टांग मार देगा, ये वट्टा उठा के मार देगा, कोई और काम इस तरह का कर लेगा। जो नए आने वाले डॉग्स हैं उनको इस बात का नहीं पता, वो आपको नजर आएंगे बार बार, फिर अगर आप उनको कुछ कहोगे वो एग्रेसिव भी होंगे। तो इस वजह से जो एग्रेशन कम होने के बजाय बढ़ जाता है। आप 100% पॉपुलेशन ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, आप एज्यूम नहीं कर सकते कि जी हमने अब ये 10 कुत्ते मार दिए तो अब दोबारा 10 नहीं आएंगे। वो हो सकता है 20 आ जाएं, फिर उनकी आपस में लड़ाइयाँ हों, आ जाके महीने बाद पता लगे कि हाँ जी अब 10 ही रह सकते हैं, तो ये एरिया की क्योंकि वो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से उन्होंने 10 नहीं रहना, तो वो लड़ाइयाँ करते कराते फिर 10 सेटल डाउन हो जाएंगे, आप 6 महीने बाद फिर उनको मूव करेंगे। तो ये चीज़ जो है ना, मैं इसके बड़ा अगेंस्ट हूँ। हमें बिल्कुल भी इनको शूट नहीं करना चाहिए। बेशक इसके साथ हमारे लेजिस्लेचर है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अक्सर जगहों पे अभी भी लोग शूट कर देते हैं, तो उनको अगर हम कहें कि आपने क्यों शूट किया, या हम अगर पुलिस को भी इन्वॉल्व करते हैं या किसी भी अथॉरिटी को कहते हैं, तो वो उस तरह से नहीं उस पर रिएक्शन आता कि जिस तरह अगर किसी इंसान को मारा जाए तो आता है। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा इसका लूप होल लोगों ने क्या निकाल लिया कि अच्छा जी मारे नहीं, इनको रिलोकेट कर दें। कुत्ता उठाया एक जगह से दूसरी जगह पे फेंक दिया। अब इसमें क्या होता है कि इनका ना पैक होता है एक एरिया में, लेट्स सपोज अगर 5-10 कुत्ते हैं, उनका एक ग्रुप होगा जो कि अपना एरिया मेंटेन कर रहा होता है। उस ग्रुप में जाके हम नया डॉग छोड़ देंगे, वो सारे उसको मिलके मार देंगे। तो इट इज़ लाइक अ डेथ सेंटेंस कि अगर आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे फेर दिया, अगर तो वो बहुत कोई ग्लैडिएटर किस्म का बड़ा वैशी डॉग होगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे कुत्ते आपके काबू ही नहीं आ रहे होते। शरीफ डॉग्स होते हैं, जो पपीज़ होते हैं या मदर्स होती हैं डॉग्स, वो आपके काबू आ जाती हैं, आप उनको रिलोकेट करते हैं नए एरिया में जाके, वो बेचारे या भूख से मर जाते हैं या उनको वो दूसरे डॉग्स मार देते हैं। तो आइदर वे द बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि हम इनको एक एरिया डिफाइन करके जो भी एरिया है उसमें पकड़ें, उनकी वैक्सीनेशंस करें रेबीज़ के अगेंस्ट, उनको कॉलर्स लगा दें, उनकी सर्जरीज कर दें ताकि उनकी नस्ल ना बढ़े, और उसके बाद उनको वहाँ पे रहने दें। ठीक है, तो अगर वो वहाँ के रिहायशियों को नुकसान पहुँचाए फिर? नहीं, ऐसा नहीं होता अनलेस के रिहायशी उसको नुकसान पहुँचाने की इंटेंट रखते हों। डॉग्स बहुत परसेप्टिव होते हैं, यहाँ पे बिला वजह अटैक नहीं करते।
हमेशा कोई भी एनिमल है वो आप पे तब अटैक करेगा जब वो मजबूर हो जाए, उसको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा या कोई और है, या उसने आपको एज ए थ्रेट परसीव किया कि उसको और कोई चारा नहीं मिल रहा, वो आप पे अटैक करेगा। अच्छा, ये कहते हैं जब जैसे आप कभी भी जा रहे होते हो ना, तो रास्ते में कोई डॉग नज़र आ जाए तो कहते हैं इसके सामने डरना मत, ये पहचान लेगा तुम डर रही हो तो तुम पे अटैक कर देगा। मुझे डर लगता है ना, तो मैं तो आउज़बिल्लाह पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो वो कहते हैं नो नो नो, डोंट डरना मत। और इवन कोई बाइक पे हो तो कहते हैं बाइक मत तेज़ चलाना, आराम से गुजारो ताकि उसे ये ना पता चले कि तुम डर रहे हो या तुम डर रही हो, तो नहीं तो वो अटैक करेगा। इसमें क्या रियलिटी? इसमें ये है कि डॉग्स इंस्टिंक्टिवली ना चेज करते हैं। आप डॉग जिस तरह बॉल भी अगर कोई फेंक देगा, डॉग उसके पीछे इंस्टिंक्टिवली भागेगा। आपने उसको बताना नहीं है कि हाँ जी फॉलो करो, वो उनकी इंस्टिंक्ट है कि अगर कुछ आगे भाग रहा है तो हमने उसके पीछे भागना है। तो जब भी आप पे डॉग अटैक करता है, ऑफ कोर्स सब ये तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही ना डरें अगर आपको आदत नहीं है, तो बट डोंट रन, क्योंकि आप भागेंगे तो डॉग को इट वुड बी लाइक अ गेम फॉर हिम कि अच्छा ठीक है हमें फॉलो करना है, वो आपके पीछे पीछे भागने लग जाएगा। आप रुक जाएंगे तो वो खड़ा होकर फिर आपको परसीव करेगा कि आर यू थ्रेटिंग, आपके हमने पंगा नहीं लेना, या आप इतने ही डाउन टू अर्थ हैं कि जी ठीक है चलें जी पकड़ लें इसको। तो आपका स्टैंस जो है ना बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए, आप सीधे चौड़े खड़े हों, शोर करें, कोई हाथ में चीज़ है तो उसकी तरफ आगे उसको डराएं उससे, ताकि उसको ये लगे कि ये बंदा मेरे काबू आने वाला नहीं है। बट नेवर रन, क्योंकि वो इंस्टिंक्टिवली आपको चेज करेगा। मतलब आप डर नहीं सकते। हाँ, बड़ा मुश्किल है। डरेंगे तो आप गए। आप गए। अच्छा, जैसे कुत्ता काट लेता है तो कहते हैं इतने इंजेक्शंस लगेंगे, इस बात में क्या रियलिटी? ओके, अब वो दौर बदल गया कि आपको 14 टीके पेट में लगेंगे। अब बड़ी अल्लाह ने हमें थोड़ी अकल दी हुई है, तो हमने वैक्सीन्स बना ली हैं जो बाजू में लगती हैं, पेट में नहीं लगती। तो उसका ये होता है कि प्री एक्सपोजर तो आपको पता ही नहीं है ना कि क्या होना है। एक्सपोजर हो गया, कुत्ते ने आपको बाइट कर लिया, तो विद इन 24 आवर्स आपने ना रेबीज़ के अगेंस्ट इंजेक्शंस लगवाने होते हैं। वो फिर उसके बाद रिपीट होता है। लगता है? हाँ, रिपीट होते हैं 3 डेज़ बाद, फिर 7 डेज़ बाद, फिर 14 to 21 डेज़ बाद, डिपेंडिंग कि आपका जो डॉक्टर है ह्यूमन साइड पे वो क्या स्केड्यूल सेट कर रहा है आपका। बट 3 से 4 इंजेक्शंस लगते हैं। और अगर आपको कंफर्म है कि वो कुत्ता पागल था, कुत्ता, बिल्ली, इवन चूहे भी ट्रांसमिट करते हैं रेबीज़ को। कोई भी जो मैमल है वो उसको रेबीज़ होता है। तो अक्सर डॉग्स बेचारे ऐसे ही बदनाम हो रहे होते हैं, वो चूहे होते हैं, वो बंदे को काट जाते हैं, उससे रेबीज़ हो जाता है। तो ये भी एक चूहा चीज़ है। काटने का पता नहीं चलता इंसान को? वो सोए हुए हैं, आपको क्या पता घर में आके काट गया। ओह डैम, सीरियसली? यस, दैट हैपेंस। क्योंकि जो पागल चूहा है उसको कुछ नहीं पता। पागल कोई भी एनिमल है ना, इवन डॉग भी है, वो उसको जो भी मूविंग चीज़ है वो उस पर अटैक करेगा। आप उसको इवन अपना साया भी हिलता हुआ नजर आए, वो ज़मीन को काटने लग जाता है। वो जानवर जब पागल हुआ होता है ना, तो वो इतना ज़्यादा पागल कैसे हाइपर हो होता है। जाता है? इट्स अ वायरस। बेसिकली होता क्या है कि एक रेबीज़ का वायरस है, ये किसी भी जानवर में गया, उसने उसको काटा। अब लेट्स सपोज उसने उसको टांग पे काटा है, एक स्पेसिफिक स्पीड पे उसके नर्वस सिस्टम ने उस पाँव से लेके दिमाग की तरफ ट्रैवल करना है। वायरस जो है मिलीमीटर्स में इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू के इतने उसने डेली सफ़र करना है दिमाग की तरफ। तो जितना दिमाग के करीब बाइट होगी उतना जल्दी वो दिमाग तक पहुंचेगा और फिर वो पागल हो जाता है। और जब एक दफ़ा साइन सिम्टम्स आ गए पागल होने के, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। दैट्स इट। अच्छा, जैसे आपने चूहों की बात की, अक्सर घरों में बहुत चूहे आ जाते हैं और वो निकलने का नाम नहीं लेते। आप कुछ भी कर लो, कोई ना कोई एक चूहा होता है जो पूरी नस्ल चला देता है। तो ये चूहे अगर खुदा ना खास्ता घर में आ जाएं तो उनको निकालने का हल क्या होता है? और इसके बारे में ये भी मशहूर है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में चूहा आ जाता है तो वो पूरे मोहल्ले में चूहा आ जाता है, फिर आपके नेबर्स में और आगे नेबर्स में सब में जाता है। ओके, अब इसमें यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यह है कि रास्ता बंद हो। दूसरा ये कि जो खाने की खुली चीज़ें, इवन डस्टबिन भी आपकी अगर है उसमें खाने किचन का गंद होता है तो उसको आप कवर रखें, ताकि उनको वो चूहा हमेशा वहाँ पे बच्चे देगा जहाँ पे उसको पता है कि फूड सोर्स आस पास ही है मेरा। अपनी पेंट्रीज लॉक्ड हों और ट्रैप्स होते हैं। अब आजकल के चूहे इतने एडवांस हैं, उनको पता लग जाता है कि जी आपने जहर डाला हुआ तो वो चीज़ ही नहीं खाते। तो इनके ट्रैप्स होते हैं, बकेट्स वाले होते हैं, कुछ दूसरे होते हैं, आप उस पर रखें ताकि वो उसमें ट्रैप करके तो आप उसको वहाँ से निकाल दें। और दूसरा जो एक ना आजकल चीज़ आई हुई है, फेरोमोन्स होते हैं। फेरोमोन्स और अल्ट्रासोनिक स्पीकर्स होते हैं जो कि आप अपने एरिया में जहाँ पे भी चूहे हैं वहाँ पे लगा दो, तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड इतनी इरिटेटिंग होती है कि चूहे वहाँ से तंग आके भाग जाते हैं। तो बट आई थिंक मैंने पाकिस्तान में वो अभी तक देखी नहीं है प्रोडक्ट, बट इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव थिंग कि आपका वो स्पेसिफिक एक एरिया जो है वो 4-5 स्पीकर्स घर में लगे हों, आपको उसकी कोई साउंड नहीं आ रही बट चूहे उसको सुन सकते हैं, तो वो साउंड की वजह से भाग जाते हैं। कुछ फेरोमोन्स होते हैं प्रेडेटर्स के, जिस तरह चूहे अगर बिल्ली से डरते हैं, कुत्ते से डरते हैं, फॉक्स से डरते हैं, उनके फेरोमोन्स होते हैं। तो वो उनकी स्मेल वहाँ पे होती है, वो आपको नहीं आती लेकिन चूहों को बड़ी क्लियर कट आ रही होती है कि यहाँ पे कोई प्रेडेटर है, यहाँ से निकलो।
डॉक्टर अली, मुझे ये भी बताइएगा कि डॉग्स और कैट्स ऐसे पेट्स हैं जो तकरीबन 10 में से कोई 3-4 लोगों के घरों में तो होते हैं, ठीक है? तो इनकी वैक्सीनेशंस का क्या प्रोसेस होता है? किस तरह करवानी चाहिए? कितने टाइम बाद करवानी चाहिए? और कौन-सी वैक्सीनेशंस होती हैं? ओके, अब इसमें ना जो वर्ल्ड स्मॉल एनिमल वेटरनरी एसोसिएशन है ना, उनकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि ये वायरसेस कवर होने चाहिए, जो कि पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी ना, हम उसी के अंडर आते हैं। और कुछ वैक्सीन्स का उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि ये इस एज पे होती है, कुछ वैक्सीन्स का उन्होंने रीजन टू रीजन वेरी करता है कि जिस तरह पाकिस्तान हाई रिस्क है रेबीज़ के लिए, तो आप उस पर प्रेफर कर सकते हैं कि आप रेबीज़ पहले लगाएं। तो डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह आप डॉग है, आपके पास एक पपी आ गया, 30 डेज़ की एज के बाद आपने उसको डिवर्म करना है। जो पेट के कीड़ों की दवाई होती है ना, वो आपने देनी है, एंड दैट रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 मंथ्स। गर्मियों में 2-2 महीने पे कर लेते हैं और 3 महीने पे भी जा सकते हैं। वेरीज़ के आपकी वो उसका एक्सपोज़र कितना है बाहर की चीज़ों से, मिट्टी से और इन चीज़ों से। लेकिन आप ये अज़्यूम नहीं कर सकते कि जी मेरा डॉग बाहर नहीं जाता तो उसके पेट में कीड़े नहीं हैं, क्योंकि कीड़ों के जो एग्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आपके जूतों के, कपड़ों के साथ लग के, डस्ट के साथ घर में आ जाते हैं। वो उसकी बॉडी पे लगेंगे, पाँव पे लगेंगे, वो अपनी ग्रूमिंग करेगा, एग्स अंदर गए, हैच किए, पेट में कीड़े हो गए। तो अक्सर लोगों के डॉग्स जो हैं वो कभी डिवर्म नहीं करवाए होते, तो वो थ्रो अप कर रहे होते हैं लंबे लंबे वर्म्स। वो कहते हैं ये तो घर से कभी निकला ही नहीं। तो वो एक मिथ है कि जी आपका अगर डॉग बाहर नहीं गया या कैट बाहर नहीं गई तो उसको कीड़े कैसे पड़ गए। जस्ट रिमेंबर कि 2 से 3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने बाद उसकी डिवर्मिंग लाजमी होती है, एंड इट स्टार्ट्स एट 1 मंथ ऑफ एज। उसके बाद डॉग्स में ये है कि हम 40 to 45 डेज पे पार्वो और डिस्टेम्पर, ये 2 बड़े डेडली वायरसेस हैं, इनकी फर्स्ट शॉट लगा देते हैं। 6 वीक्स का या 45 दिन का ये लॉजिक है कि तब तक उसके अंदर उसकी माँ की तरफ से जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं वो होती हैं। तो उससे पहले वैक्सीन अगर आप लगाएंगे तो जो माँ की तरफ से उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ हैं वो उसके साथ बाइंड कर लेंगी, आपकी वैक्सीन का भी इफेक्ट नहीं होगा। तो डॉग्स और कैट्स दोनों में मिनिमम एज जो है वो 6 वीक्स है, जिसके बाद वैक्सीनेशन स्टार्ट होती हैं। और उसके बाद फिर एवरी 14 to 21 डेज़ पे आपने रिपीट करना है। लोग कहते हैं कि जी सिर्फ 21 दिन का फिक्स है, बट मिनिमम 14 डेज़ भी है, मैक्सिमम 21 दिन होता है। सेकंड थर्ड जो शॉट्स हैं, कुछ लोग 4 पे भी जाते हैं, बट अगर 3 शॉट्स, 1 प्राइमर के बाद 2 बूस्टर्स लग जाएं तो दैट्स इनफ। और डॉग्स के केस में जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट शॉट जो है उसमें रेबीज़ नहीं हम लगा सकते। 2 मंथ से कम एज हो कैट की या डॉग की तो उसको रेबीज़ की इनोकुलेशन हम नहीं करते। बॉडी इस काबिल नहीं होती कि वो उसको प्रोसेस कर सके। जो सेकंड शॉट होता है 45 दिन के बाद, 21 दिन बाद जो लगना है, वो उसमें पार्वो, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, पैराइन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पायरा और रेबीज़, ये 6 बीमारियां हम कवर करते हैं। उसके बाद थर्ड शॉट जो होता है डॉग्स में, सेम वही वैक्सीन जो 6 बीमारियों वाली रिपीट हो जाती है और वो कवर हो जाती है। इसमें से अब लेप्टोस्पायरा ऐसी बीमारी है, रेबीज़ का तो सबको पता होता है, लेप्टोस्पायरा जो है वो यूरिन के थ्रू फैलती है और वो इंसानों को भी लग सकती है। तो वो इग्नोर नहीं करना। उस बीमारी में क्या होता है इंसानों के साथ? उस बीमारी में यूजली किडनीज का होता है, जनरलाइज्ड इन्फेक्शंस होते हैं, मल्टी सिस्टेमिक, क्योंकि इसकी 250 के करीब टाइप्स हैं लेप्टोस्पायरा की, तो कुड बी एनीथिंग। तो बेहतर है कि इसकी वैक्सीनेशंस आपकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है वो हुई हों। एनिमल के लिए तो चलो बेचारा सफ़र करता ही है अगर वायरस आ जाए। जब आपने 3 शॉट्स लगवा लिए तो उसके बाद फिर हर साल आपने रिपीट करना होता है, जिस महीने में लगा है आइडियली तो उसी डेट पे, लेकिन विद इन 1 मंथ ऑफ दैट डेट आपने हर साल एक दफ़ा उसको शॉट लगवानी होती है। बिल्कुल ठीक है। और कैट्स की अगर हम बात कर लें वैक्सीन की, तो ये जो है ना, कुछ स्टडीज़ जो हैं वो अब, क्योंकि वसावा की मैं बात करूँगा, वर्ल्ड स्मॉल एनिमल वेटरनरी एसोसिएशन, वो कहती है कि जो लो रिस्क एरियाज़ हैं ना, उनमें आपने रेबीज़ की वैक्सीन लगानी है 3 मंथ्स, 90 डेज़ या 120 डेज़ की एज के बाद। लेकिन पाकिस्तान हाई रिस्क रीजन्स में आता है तो आई प्रेफर कि हम उसको थोड़ा जल्दी लगा लें। मिनिमम एज 2 मंथ्स हो, उसके बाद जब मर्जी लगा लें, एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ओवर 10 years नाउ, कभी कोई मसला नहीं आया। तो आई प्रेफर कि हम पहला शॉट रेबीज़ का लगा लें, उसके बाद पार्वो, कैल्सी और हर्पीज़, ये 3 वायरसेस हैं जिनकी पाकिस्तान में अवेलेबल वैक्सीन है। पार्वो, पैनल्यूकोपिनिया, लाइक इसको बिल्लियों का एड्स भी कहते हैं, इसमें इम्यून सिस्टम बिल्कुल सप्रेस हो जाता है, खून वाली उल्टियाँ आती हैं, खून वाले मोशंस आते हैं और बड़ा मुश्किल सर्वाइवल हो जाता है, स्पेशली किटन्स का। तो उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल है, तो इसलिए वैक्सीन ज़रूरी है कि आप टाइम से करवाएं। दूसरा जो हर्पीज़ वायरस है वो
फेलाइन राइनोट्रेकियाइटिस करवाता है, उसमें अपर रेस्पिरेटरी गले का नाक का इन्फेक्शन होता है और वो भी बहुत डेडली है। थर्ड एक होता है कैल्सी वायरस। कैल्सी वायरस में मुंह पक जाता है, जुबान के ऊपर छाले बने होते हैं गम्स के ऊपर, और उसमें भी एनिमल जो है वो खाना पीना छोड़ देता है, मुंह में पस पड़ जाती है, तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ये 4 वायरसेस रेबीज़ के साथ मिला के पार्वो कैल्सी हर्पीज़, इनकी इनोकुलेशन कैट्स में बहुत ज़रूरी है। मिनिमम एज 2 मंथ्स होनी चाहिए जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 14 से 21 दिन का गैप होता है जिसमें हम 3 शॉट्स लगा देते हैं, और हर साल फिर उसी महीने में उसी तारीख के आगे पीछे हम उसको रिपीट करते रहते हैं जब तक उसकी लाइफ है। तो अली, मुझे ये बताइएगा कि ये जितने भी हम पेट्स रखते हैं, ये बच्चों के लिए तो खतरनाक हो सकता है ना? बड़ों के लिए चलो ना भी हो, बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी नहीं, डेवलप हो रही होती है। और इट डिपेंड्स कि अब कितना छोटा बच्चा है। वैसे मैंने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखा कि जैसे अक्सर बिल्लियाँ मैंने देखी हैं, वो सोफ़ों पे भी आ रही हैं, वो किचन में भी जा रही हैं, वो बर्तनों में भी जा रही हैं, वो बेड्स पे भी सो रही हैं। ये सब तो नहीं अच्छा लगता। बिल्ली जो है ना वो इतना अल्लाह ताला ने साफ सुथरा जानवर बनाया है नो कि डाउट, वो तो मदीना हरम, पाक में भी हाँ, है, हरम माशाल्लाह के अंदर भी वो माशाल्लाह। फिर रही होती हैं। तो आई हाँ, अग्रीड, लेकिन फिर भी या दैट्स एन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट ना। अब आपके लिए ये एक गलत चीज़ है, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्लियाँ उनके साथ ना लेटें बेड पे तो उनको उन्हें नींद नहीं नींद ही नहीं आती। आती। एग्जैक्टली। तो क्योंकि अगर आपने उसकी हेल्थ ठीक रखी है ना, उसकी स्किन कंडीशन ठीक है, उसको कोई फंगस नहीं हो रही, उसके बाल ठीक हैं, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपने उसके पेट के कीड़ों का इलाज करवा रहे हैं रेगुलरली, क्योंकि पेट का कीड़ा होता है टॉक्सोप्लाज्मा, वो इंसानों में स्किज़ोफ्रेनिया करवाता है और वो कैट्स के थ्रू फैलता है। अगर आपने उसकी प्रॉपरली डिवर्मिंग नहीं करवाई तो ऑफ कोर्स इट्स हार्मफुल फॉर यू एंड योर किड्स। अगर आप उसकी डिवर्मिंग अप टू डेट रख रहे हैं, आप उसको प्रॉपरली वैक्सीनेट करवा रहे हैं, तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। आप उसको घर में रखें, किचन में आ रही है, हाँ ऑफ कोर्स अब आपने उसको ये इतनी तो सिखानी है तमीज़ के जी आपके खाने में मुंह ना मारे, आपके बर्तन ना गिराती रहे, आपको तंग ना करे, आप सोए हुए आके बाइट ना करने लग जाए। जिस तरह बच्चों की तरबियत करनी होती है, आपने बिल्लियों की भी करनी होती है। अब इसमें ना हमारा एक मेरे क्लिनिक का प्रोजेक्ट है। पहले तो मैं तकरीबन 10 सालों से इसको इंडिविजुअल तौर पर ही कर रहा था। मेरा ये होता था कि यार मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा और अल्लाह का मामला है। मैंने जो भी एनिमल रेस्क्यू किया है या जिसका फ्री में ट्रीटमेंट किया है, मैं उसको सोशल मीडिया पे मेंशन नहीं करता था। बट आई फेल्ट लाइक कि वो मैसेज बाहर ना जाने की वजह से ना कुछ लोग मिसगाइड हो जाते हैं। जिस तरह मेरे ही एक क्लाइंट थे, मेरे क्लिनिक से 4 किलोमीटर दूर उनको सड़क से डॉग मिला, उनको नहीं पता था कि हम रेस्क्यू करते हैं, वो कहीं उनको ना ले जा सके डॉग को, वो बेचारा एक्सपायर हो गया। तो फिर आई थॉट कि नहीं, आई हैव टू डू इट पब्लिकली, ताकि लोगों को पता हो कि ऑफ कोर्स हमारे पास आ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कोई भी अगर आप सड़क से उठा के जानवर लाएंगे जो एक्चुअली रेस्क्यूड है, आई डोंट चार्ज एनी कंसल्टेशन फ़ी, और अगर मेडिसिन भी सस्ती लगती है तो मैं वो फ्री में कर देता हूँ। तो उसमें ये होता है कि अब मैंने उसको ना प्रॉपरली एक डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट के नाम से, इवन सोशल मीडिया पे भी उसका अलग से मैंने चैनल बना दिया है, अबैंडन्ड सोल्स वेलफेयर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली वो मेरे क्लिनिक का ही एक प्रोजेक्ट है। उसमें ये होता है कि अभी तो मैं इवन डोनेशंस भी नहीं ले रहा आजकल। अगर कोई दे देता है कि लेट्स सपोज आपको गली से डॉग मिला, आप लेके आए, अब मेरे पास वो आ गया, मैंने उसका ट्रीटमेंट करना ही करना है। अगर आप ले आ रहे हैं और आप उसको स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, तो आप ट्रीटमेंट के जस्ट जो मेडिसिन की कॉस्ट है, यू विल पे फॉर दैट। हम कोई उससे कंसल्टेशन, कोई फीस कुछ भी नहीं होता हमारे क्लिनिक पे। इस तरह से मेरी एब्सेंस में भी, अगर मैं पाकिस्तान में नहीं भी हूँ, तो मेरे वेट्स को पता है कि कोई रेस्क्यू केस आएगा तो हमने उसको हर हाल में ऑब्लाइज ज़रूर करना है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये तो बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है आपकी, और उस कम्युनिटी के लिए, उस मखलूक के लिए जो बेज़ुबान है। तो अल्लाह आपको इसकी बहुत ज़्यादा जज़ा दे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपने घर में पेट्स कैसे रख सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है अपने घर में किसी भी पालतू जानवर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।